कल हम जो इसको पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आप 376 हमने पढ़ा था रेप। तो आज रेप मैंने कहा था आप इसके साथ हम चार्जिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रेप पढ़ेंगे जो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए समझने के लिए। बहुत सारी वहाँ पे अल्फाज यूज़ होते रहे, कौन से आपका अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट कंसेंट, तो वो चीज़ें कहीं और एलेबोरेट नहीं की गई जो यहाँ पे की गई हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये रेप के चार्जिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो निकालिएगा जी, चार्जिंग स्टैंडर्ड्स इन रेप केसेस। ये आपको प्रोसिक्यूटर जनरल साइट से, पंजाब प्रोसिक्यूटर जनरल जो है ना उसकी साइट से मिल जाते हैं अगर आपने डाउनलोड करने हो तो। पर्पज़, द स्टैंडर्ड कंटेन्ड इन दिस चैप्टर आर डिज़ाइंड टू असिस्ट prosecutors in selecting the most appropriate charges in sexual offences under Pakistan Penal Code. These standards do not override the code of conduct issued by the prosecutor general. ये code of conduct भी आप लोगों ने पढ़ना है, ये इंशाल्लाह मैं किसी दिन पढ़ा दूंगा या अगर पढ़ लिया है तो। ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर द प्रोसिक्यूटर है, इसके अंदर उसने स्क्रूटनी चालान को कैसे करना होता है, उसके क्या वेज होते हैं, वो कौन से मेथड यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा मेथड उसके अंदर बताए हुए, ठीक है। कहते हैं ये चार्जिंग स्टैंडर्ड उसको ओवरराइड नहीं कर रहे। ओवरराइड ये कहता है डू नॉट ओवरराइड द नीड फॉर कंसिडरेशन टू बी गिवन इन एवरी केस वेदर अ चार्ज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट ने फिर भी उसको ओवरराइड नहीं करेगा। स्टैंडर्ड डू नॉट ओवरराइड द कंसिडरेशन दैट each case is to be considered on its individual merits। हर केस के मेरिट्स अलग से होते हैं, हर केस को उसके मेरिट्स के मुताबिक देखना है। These standards should not be used for investigatory decisions। investigatory decisions के लिए यूज़ नहीं होते। The correct guidance, मैं बता इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने। ये स्टैंडर्ड्स है चार्ज जो उस पर इल्ज़ाम लगता है किस तरह का लगाना है। ये प्रोसिक्यूटर्स, एक्चुअली ये प्रोसिक्यूटर्स के लिए होता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये ज़रूरी क्यों है इस क्लास में कि जो वर्ड्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं वो उनका मतलब कैसे लिया जाता है। आप लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हो या आप कल को जज बन गए हो तो आपने भी देखना है कि चार्ज जो लगा है, इसके जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अगर 376 लगाया गया है तो किन बेसिस पे लगाया गया है। आप एज ए जज भी तो देखोगे ना। तो प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के अंदर चार्ज लगाना है, चालान को स्क्रूटनाइज करना है, चार्ज को उसे कहते हैं इनकम्प्लीट चार्ज शीट बनाना भी प्रोसिक्यूटर का काम होता है, ठीक है। वो बताएगा कि इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगने हैं और क्यों लगने हैं, वजह भी बताएगा। प्रोसिक्यूटर कभी भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, उनको स्क्रूटनाइज करना है, उनके पास मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक, इसलिए वो चार्जिंग स्टैंडर्ड जो कोड ऑफ कंडक्ट बाय प्रोसिक्यूटर्स है वो भी ज़रूरी है। चाहे आप प्रोसिक्यूटर के पेपर दे रहे हैं, चाहे आप सिविल जज के दे रहे हैं, चाहे एडिशनल्स के दे रहे हैं, किसी के भी दे रहे हैं, ये आप लोगों के समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ नहीं है इन स्टैंडर्ड्स का। द करेक्ट गाइडेंस for investigative decision is contained in separate guidance issued by the prosecutor। उसके लिए अलग से गाइडेंस है, ये उसकी ये गाइडेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है। However, the guidance must be kept in mind by police officers while recommending charges वो भी रिकमेंड करते हैं। ये प्योरली किसके लिए है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, याद रखना। ये प्रोसिक्यूटर ने स्क्रूटनाइज करना होता है चालान और देखना होता है कोई ऑफेंस ठीक लगा है या गलत लगा है, ये ऑफेंस लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। तो ये उस वजह के लिए जनरल जी, हाँ, ये पर्टिकुलर रेप केसेस के लिए, ठीक है। वो अभी बताता है आपको कि कौन कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं और वो क्या होते हैं, वो चीज़ें सारी यहाँ पे बताएगा। कहता है जनरल चार्जिंग प्रैक्टिस, जो जनरल प्रैक्टिस है चार्ज लगाने की वो क्या है। कहता है प्रोसिक्यूटर मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स वाइल सेलेक्टिंग चार्जेस। को कौन सा चार्ज लगाना है, इल्ज़ाम लगाना है, इन चीज़ों को देखता है। क्या ये चार चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों कौन सी? नंबर 1,
द चार्जेस शुड रिफ्लेक्ट द सीरियसनेस, gravity and extent of the accused offending, thereby allowing the court to sentence appropriately. सीरियसनेस, ग्रेविटी इस हद तक बताई जाए कि जिसने किया है, ताकि कोर्ट उसको सजा दे सके। पहली बात। दूसरी, द चॉइस ऑफ चार्जेस शुड इनेबल द केस टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड सिंपल वे। उसका मतलब क्या होना चाहिए? ऐसा चार्ज लगाया जाए जो समझने में सिंपल और क्लियर हो। दूसरी बात, नंबर थर्ड, देयर शुड बी नो ओवरराइडिंग ऑफ चार्जेस बाय सेलेक्टिंग मोर चार्जेस देन नेसेसरी। हाँ, मतलब वो भी ला छड़िया, वो भी ला छड़िया, वो भी ला छड़िया। उसने कहा जो बनता है, जो जरूरी है, सिर्फ वो। नंबर थ्री। नंबर फोर, देयर शुड बी no overcharging by selecting a charge that is not supported by evidence in order to show resolve and our seriousness in dealing with criminal conduct. उसने कहा जो आपके पास शहादत मौजूद है उसी के मुताबिक चार्ज लगाओ, ये ना हो ऐसा चार्ज लगा जो शहादत ही आपके पास मौजूद नहीं है। तो इस मतलब क्या क्लियर ये है कि उसको क्विट करना, और अक्विटी होना है तो फिर तो आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है। वो इतना लंबा चलने के बाद पता लगे कि एविडेंस तो है कोई नहीं, एविडेंस नहीं है तो मतलब बंदा बरी होना है। तो ये चार्ज सिलेक्ट करते हुए बड़ी के कॉशन के ज़रिए, तो ये चार चीज़ें कीप इन माइंड होनी चाहिए प्रोसिक्यूटर के पास। ठीक है, आगे सेक्सुअल ऑफेंसेस। देयर आर नंबर ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस इन द पाकिस्तान पीनल कोड। सिंस एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल नेचर मे अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ दीज ऑफेंसेस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दीज ऑफेंसेस। दीज ऑफेंसेस आर, कौन कौन से हैं ये, वो आप कल को सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट आर द सेक्सुअल ऑफेंसेस स्पेशली इन द पीपीसी, गिवन इन द पीपीसी, कौन कौन से हैं? तो ये बता रहा है पोर्नोग्राफी सेक्शन 392A, 392B एंड 392C पीपीसी। पहला ये सेक्सुअल ऑफेंस, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी सेक्शन 354, ये हमने कल परसों पढ़ा। अभी assault or criminal force to a woman and stripping her of her clothes section 354A, ये भी हमने उस दिन पढ़ा। रेप सेक्शन 376 कल पढ़ा। इसी तरह अटेम्प्ट टू कमिट रेप, ये मैंने कल बताया था 376/511, ये मैंने कल वाले लेक्चर में। अननेचुरल ऑफेंस, ये भी उसी तरह का, ये सेक्सुअल ऑफेंस में आता है लेकिन ये अननेचुरल होगा। अटेम्प्ट टू कमिट अननेचुरल, वो 511 के साथ आ जाएगा। फिर सेक्सुअल अब्यूज, ये नया उन्होंने अमेंड करके डाला 377B। फिर कोहेबिटेशन सेक्शन 493A। फिर इंटाइसिंग आर टेकिंग अवे आर डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ वुमेन सेक्शन 496A, ये रिलेटिंग टू मैरिजेस सारे ऑफेंसेस हैं, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये 397B और 377 ये भी, और 393A ये भी पढ़ने वाले हैं। ऊपर वाले हमने तकरीबन पढ़े हैं, 392A-B-C वो भी पढ़ने वाले हैं। फॉर्निकेशन सेक्शन 496B, ये तमाम सेक्शंस आपके क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस। कल को वो सवाल भी पूछ सकता है आपका, चाहे 10 नंबर 20 नंबर 25 का पूछे, चाहे वो MCQs बना दे कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, 2 4 5 बता दे और 1 2 की खाली जगह छोड़ दे। तो आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये वो सेक्शंस हैं जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जो PPC में गिवन है। ठीक है, आगे जी। सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफन प्रोसीड, फॉलो और टेक प्लेस कंकरेंटली विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज विच मे टेक प्लेस अलॉन्ग विद सेक्सुअल ऑफेंसेस आर, शादी के साथ और दूसरे उसके साथ बाकी भी हो सकते हैं। जैसे कि उसने कहा मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू सेक्शन 496 PPC, ये भी उसके साथ है। पीछे उन्हें 496 नहीं बताया। शादी की रस्म जारी है, यहाँ पे शादी हो रही है लेकिन शादी नहीं हो रही, ये मैं हूँ, मैं फ़लाँ है और ये हमारी शादी हो रही है, वो शादी नहीं हो रही होती। होता ये है कि शादी की रस्म ऐसे लग रहा होता है कि ये शादी है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली सिर्फ दिखावे की शादी हो रही होती है, शादी नहीं हो रही होती। ये 496 है। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड मैरिज 498B, ज़बरदस्ती शादी आप, कानून हमारा PPC उसको प्रोहिबिट करता है। तो
तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस सिर्फ उसने बताया है कि क्या क्या पीपीसी के अंदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, और मैरिज से रिलेटेड भी अक्सर मैरिज के मुतल्लिक ही सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, मैरिज को लेकर ही होते हैं, इसलिए ये 2 सेक्शन भी उसने इसके साथ ऐड कर दिए हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो 375-76 ही है। कहता है कॉन्डक्ट कंट्रेरी टू सेक्शन 375 पीपीसी द ऑफेंस, जो उसने वर्डिंग यूज की सेम इसने भी वही की। कहता है द ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन अ मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, क्या अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, विद हर कंसेंट, व्हेन द कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट। ये वो सारे 5 के 5 इंग्रेडिएंट वही हैं। विद हर कंसेंट व्हेन ही नोज दैट ही इज नॉट मैरिड टू her and the consent is given because she believes the man is another person to whom she is believes herself to be married to, or with or without consent, her consent, with when she is under age 16 years of age. एक sexual conduct necessary to constitute the offense। अब ये offense कैसे होगा, क्या चीज़ ज़रूरी है? कह रहा है उसका सेक्सुअल कॉन्डक्ट जरूरी है। अब सेक्सुअल कॉन्डक्ट किसको कहते हैं, वो नीचे आ रहा है। नंबर 1, ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन अ मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन। सेक्सुअल कॉन्डक्ट ये होगा कि जब उसके साथ वो करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो देन वो कमिट होता है ऑफेंस, पहली बात। दूसरी, सिंस द टर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट डिफाइंड इन पाकिस्तान पीनल कोड, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है, हेंस द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म मे बी यूज्ड। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ टर्म इज हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्विंग पेनिट्रेशन ऑफ अ विजाइना बाय द पेनिस। ये आप क्योंकि साइंस सारों ने पढ़ी हुई है इस वजह से आप लोगों को पता हो। इंटरकोर्स ओरल और अनाल दोनों चीज़ों से, अगर किसी को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है या ओरली यूज़ किया जाता है, दोनों सूरतों में ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएगा। दैट डज नॉट इन्वॉल्व पेनिट्रेशन ऑफ वजीना बाय द पीनस। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है दूसरी भी, अब चाहे उसके अंदर वो वजीना की बात नहीं कर रहा, ओरल माउथ की बात कर रहा है, और वह इनाल जो अननेचुरल ऑफेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें यूज़ कर रहा है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल है। ठीक है, दूसरी आगे तीसरी बात, एनाल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन कैन नॉट चार्ज अंडर सेक्शन सेंस फॉल अंडर 377। उसने कहा जो अननेचुरल होगा 376 में तो आएगा ना, वजीना है तो 376 है, अगर वजीना के अलावा है तो फिर 377 है। जी, अगली बात, ओरल इंटरकोर्स फॉल विद द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कैन बी चार्ज। ये बड़ी, ये अब कल परसों एक हुआ है वाकया, आप पढ़ते रहा करें जी, साहिवाल में, तो उसमें उन्होंने गैंग पकड़ा है जो छोटे बच्चों से ये ओरल सेक्स करवाता था। ठीक है, वो एक किसी मैरिज हॉल के कोई ओनर्स थे, वट इस तरह के कोई लोग थे, तो वो भी आपका 376 के तहत चार्ज होगा, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आएगा। हालांकि बीबीसी में नहीं लिखा हुआ, कल वो पूछ लेता तो आप कहेंगे हमें पता ही क्यों नहीं। अगली बात, heterosexual intercourse occurs when penetration takes place regardless of its extended duration। वो कितनी हद तक है, कहाँ तक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो जाना, पेनिट्रेट हो जाना काफ़ी है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। आगे, where a sexual activity does not fall within section alternative offense of sexual nature such as 354, 354A, 377B, A 509 में भी कंसीडर्ड, इनको भी कहा जा सकता है कि ये भी क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, ऑल्दो कि वो उसमें फॉल नहीं कर रहे, लेकिन उसको कंसीडर किया जा सकता है कि ये भी क्या है, सेक्सुअल, क्योंकि उसने पीछे बता दिया लिस्ट में कि ये ऑफेंसेस भी क्या है, सेक्सुअल हैं। हाँ, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं। आगे जी, ejaculation is not necessary to constitute the offense of rape, however ejaculation may provide evidence of the offense। वो कह रहा है ejaculation सिर्फ penetration ज़रूरी है, आगे जो भी है मामलात वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
तो वो ही बात कर रहा है, सिर्फ ऑफेंस होने के लिए सिंपल, हाँ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जैकुलेट भी हो गया। सिंपल पेनिट्रेशन ही नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफेंस काफ़ी है। तो ये उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें वहाँ नहीं बताई गई, आपके पीपीसी के अंदर कहीं नहीं बताई गई। नंबर अगेंस्ट विल, मैंने कहा ये डिफाइन कहीं नहीं किया गया, तो यहाँ कर रहा है। और उसने पहली बात कही थी, द टर्म अगेंस्ट विल encompasses inability of a person to make a choice of her circumstances. Against will ये होता है कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रही, ठीक है, उसकी ये इनएबिलिटी है कि वो चूज कर ही नहीं सकती कि मैं ये करूं या ना करूं। जहां पे इनएबिलिटी ऑफ चूज चॉइस है उसको कहते हैं अगेंस्ट विल, ठीक है। और ये मोहम्मद अशरफ वर्सेस द स्टेट 1997 PCRLJ 1351 FSC द सर्कमस्टांसेस विल इंक्लूड, इसके मुताबिक कहता है अब अगेंस्ट विल में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अब इनएबिलिटी किस वजह से है, या तो एतमाद का रिश्ता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। अक्सर आपने देखा होगा चाचा, मामा, ताया, कज़न के साथ भी हम कहते हैं ना ये मेरा भाई, कज़न भाई है, तो एतमाद का रिश्ता है। उसमें अगर ऐसा किया है तो वो अगेंस्ट हर विल किया है, क्योंकि किस वजह से हो रहा है, उसकी फिड्यूशरी रिलेशनशिप की वजह से। फिर रिलेशनशिप ऑफ सुपरवाइजरी कंट्रोल, एक सुपरवाइजर है, नहीं करूँगे तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो मेरे या मैं तो यहाँ से तनख्वाह आती है, कहाँ जाऊँगी। ये सुपरवाइजरी कंट्रोल है। एक हॉस्टल का मालिक है, एक घर का मालिक है, मतलब एक किसी जगह पे भी सुपरवाइजर लगा हुआ है, फैक्ट्रियों में, हर जगह पे। तो अगर फिर सुपरवाइजरी कंट्रोल भी है तो ऐसी सूरत में वो कह रहा है कि इसको किस में लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट विल में लिया जाएगा। ये किस में बताया गया है, ये इस केस के अंदर भी इसने इसको 1997 में ये इन्होंने इसके अंदर बाकायदा तौर पे ये चीज़ें लिखी हैं। और पोजीशन ऑफ कमांड, जहाँ ऑर्डर ही है, मानना ही मानना है, ये मेरा ऑर्डर है, नहीं तो इसको ओबे करो, नहीं तो तुम्हें जो भी होना है वो बात की बात है। अगली बात सस्टेंस, क्या लिखा, सस्टेनेंस एंड प्रोटेक्शन सच एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सिंपल सी बात, आज अल्लाह ही माफ़ करे, इस तरह भी होता है, ठीक है, जहाँ पे इस तरह का मैटर्स हैं, गार्डियन है, उसका बाप है, जो बेटी है, बेटा है, तो ऐसी सूरत में तो ये भी अगेंस्ट विल आएगा, ठीक है। फिर वेयर अ गर्ल हैज़ बीन ग्रूम्ड फॉर सेक्स फॉर अ यंगर एज, शी इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव लॉस्ट हर एबिलिटी टू मेक अ चॉइस। बहुत छोटी बच्ची, आजकल मैं सुनता होता था कि माँ, उसने कहा जी 10-12 साल की बच्ची दादी भी होगी, ठीक है, तो आज 7-8-9 साल की बच्ची जवान हो जाती, ठीक है। अडल्ट की बात नहीं है वहाँ पे। तो आपके यहाँ ये जो चीज़ें आप देखते हैं हमारे माशरे के अंदर, ये इसलिए ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। वजह यही है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं होता, इसलिए कहते हैं वो एज होती है उनको संभालने वाली। पेरेंट्स इसलिए बताया गया है, इसीलिए उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। हमारे माशरे के अंदर चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए बहुत सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं उस वक्त उसके साथ जो भी होगा वो अपनी एबिलिटी है ही नहीं, उसमें वो चूज़ कर ही नहीं सकती, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, उसको तो पता ही नहीं है। तो ये आपको डिफाइन किया उसने अगेंस्ट विल। अब बात कर रहा है विदाउट कंसेंट की। क्या कहता है, कंसेंट सिग्निफाइसेस अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट फ्रीली। कंसेंट की डेफिनेशन पहले बताई। कंसेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, सेक्शन 13 और 14 के अंदर कंसेंट सिंपल है 13 में, अगर कंसेंट फ्री कंसेंट 14। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 1872 वो आपका सिलेबस का हिस्सा भी है। कह रहा है कंसेंट से मुराद वो होता है जो फ्रीली हो। इट आल्सो इनकम्पैसेस सिचुएशन विच अ पर्सन इज अनेबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल मेंटल डिजीज, इंटेलेक्चुअल इनएप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड और इंटॉक्सिकेशन वगैरह, ठीक है। तो फिर वो इसके अंदर नहीं चॉइस, इन सूरतों में वो चॉइस कर ही नहीं सकता। शराब नशे में कोई बंदा
बच्चा बच्ची, तो उसके साथ जो भी करो उससे पूछो, वो क्या है, विदाउट कंसेंट। ठीक है, आगे, सबमिशन डज नॉट नेसेसरी मीन कंसेंट। उसमें सबमिशन जरूरी नहीं है। सबमिशन डज नॉट नेसेसरली मीन कंसेंट। कह देना मतलब ये नहीं होता कंसेंट है। उसने सबमिशन की, उसने कहा कि बस इसकी कंसेंट आ गई, तो डजंट मीन का कंसेंट है। कंसेंट शुड बी फ्री, रियल एंड इंटेलिजेंट। ये PLD 1959 आपका WP लाहौर 38 में उन्होंने क्या किया, इसको डिफाइन, इस बात, ये डेफिनेशन उसमें दिए। वो कह रहा है सबमिशन डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कंसेंट। कंसेंट शुड बी फ्री, रियल एंड इंटेलिजेंट। फिर द एब्सेंस ऑफ मार्क्स ऑफ वायलेंस शुड बी एनालाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कह रहे जनाब देखें, अगर विदाउट कंसेंट होता तो कोई ना कोई वायलेशन का मार्क्स होता, कहीं इसने वो किया होता कि उसने कुछ आग रोकने की कोशिश की होता, कि ये भी ज़रूरी नहीं है। ये एनालाइज किया जाता है, ये सर्कमस्टांसेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर फॉर इंस्टेंस, marks of violence may be absent because the woman submitted due to fear or because she was of dismiss intellect, or with that the woman was a willing partner, and so on and so forth। उसी वक्त फियर की वजह से, डर की वजह से उसको कह देती ठीक है जी जो करना कर लो, तो वायलेशन का मार्क्स तो फिर कोई नहीं आना। जब पिस्टल इधर पड़ा है 10 बंदे, तो वो तो फिर डर के सहम जाएगी, फिर जो मर्जी होता रहे। तो वो कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट दिए और फ्री। कंसेंट का मतलब तो फ्री, इंटेलिजेंट और होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फिर वो कंसेंट है, अदरवाइज वो विदाउट कंसेंट है। अगली बात, द चार्ज ऑफ रेप इज नॉट मेंटेनेबल विद द वुमेन बीइंग ओवर 16 years of age हैज कंसेंटेड द सेक्सुअल इंटरकोर्स with the man not married to her whether she is married to another man or not। वो फिर 376 नहीं लगेगा। 16 साल से ज़्यादा उम्र है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है किसी के साथ, तो फिर वो कह रहा है 376 में नहीं आएगा, वो 496B में चला जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है इसमें नहीं आएगा। with man not married to her whether she is married to another man or not, चाहे वो शादीशुदा किसी और के साथ है या नहीं है, 16 साल से ज़्यादा उम्र की है, तो फिर कहता है इसके अंदर रेप का सेक्शन मत लगाएं, लगाना है तो फिर 496B लगाएं। ठीक है, फिर द फॉलोइंग आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ लैक ऑफ कंसेंट। अब ये एग्जाम्पल्स दे रहा है। विक्टिम हैविंग द फ्रीडम एंड कैपेसिटी टू मेक अ चॉइस refuses to agree to the activity। विक्टिम को फ्रीडम थी, कैपेसिटी भी थी, लेकिन वो रिफ्यूज़ करता है, वो एक्टिविटी को एग्री नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि कंसेंट नहीं है। पहली बात। दूसरी, विक्टिम सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस, वो पागल है, आर इंटेलेक्चुअल इनएप्टीट्यूड, ये पहले उसने बताया हुआ है, एंड इज़ अनेबल टू गिव हर कंसेंट, या उस काबिल ही नहीं को कंसेंट दे सके, तो फिर भी क्या कहलाएगा, लैक ऑफ कंसेंट है, कंसेंट नहीं है। एंड विक्टिम थ्रू ड्रिंक, ये ऊपर उसने सारी चीज़ें बताई, सिर्फ उसको एग्जाम्पल के तौर पर अगेन बता रहा है। विक्टिम थ्रू ड्रिंक आर अदर ड्रग इज अनेबल टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। द एविडेंस ऑफ सेक्शुअल experience may affect the credibility of an unmarried victim in certain circumstances, but it may not be sufficient of itself to prevent the prosecution for rape. कह रहे हैं एविडेंस अगर सेक्सुअल एक्सपीरियंस अगर किसी का है वो और वो अनमैरिड विक्टिम है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस फेंस से बच जाएगा, नहीं बचेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि एविडेंस ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस मतलब वो पहले उसने किसी किया, जैसे हम कहते हैं अगर आप देखते हैं ह्यूमन इज इंटैक्ट और नॉट, अगर आप कभी जो प्रैक्टिसिंग करते हैं उनको पता है। वो कह रहा है अगर इस तरह की एविडेंस मिलती भी है तो डजंट मीन कि आप भी करो सारों के साथ, तो ये इस ऑफेंस से बचने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर कंसेंट ऑफ अ मैरिड वुमेन टू सेक्स विद हर
lawful married husband is subject to rules of Sharia. The relevant rules are followed as follows. वो कह रहा है consent married woman की अब with her lawfully married husband subject to rules of Sharia. कहता है where a marriage has taken place at a young age. अच्छा मतलब अभी वो बात है कि उसने repudiate भी कर सकती है. Where a marriage has taken place at a young age, the woman has a right to exercise the option of puberty खैर al-bulugh. ये होता है कि 16 साल से कम उम्र अभी बच्ची थी, बलूगत नहीं थी, उसकी शादी किसी के साथ कर देती है और शादी किसी अब उसके हस्बैंड के साथ ही कर रही है. तो अब वो हस्बैंड वो चाहे उसके साथ सेक्स कर रही है, लेकिन शरिया का रूल ये है कि अगर तो ऐसी सूरत में वो प्यूबर नहीं थी तो प्यूबर होने के बाद उसको राइट दिया गया, आपका डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट राइट देता है, लेकिन उसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि वो क्या करे, अभी मैरिज कंज्यूमेट ना हुई हो. तो ये कह रहा है ये रूल ऑफ शरिया है. ऐसी सूरत में तो अब वो बलूगत उसने अभी बालिग तो हुई नहीं, शादी कर दी है, उसी अब खैर बलूगत में नहीं थी. तो ये कह रहा है ये मैटर आपने शरा पे छोड़ देना. वो शरा क्या कहती है वो उसके मुताबिक देखेंगे. वेयर अ वुमन इज इनकेपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी आर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द राइट, कंसेंट इज नॉट ग्रांटेड. अगर वो उससे पूछा ही नहीं गया या उस तरह वो उसके काबिल ही नहीं है, 16 साल की बच्ची या खैर बलूगत में नहीं पहुंची, तो उसके पेरेंट्स जैसे करते हैं उससे पूछा ही नहीं गया तो डजेंट मीन कि उसने कंसेंट दी है, तो आप ऑफेंस कर रहे हो. इसीलिए तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट भी आया हुए हैं, ठीक है, वो 1929 का है, वो आपका है कि बच्चों की. तो इसी सूरत में वो जो करने वाला है उसके खिलाफ भी और पेरेंट्स के खिलाफ भी वो कार्रवाई होती है. कंसेंट ग्रांटेड बाय वुमन ड्यू टू थ्रेट्स. द यूज ऑफ फोर्स आर थ्रेट्स टू कॉज डेथ आर इंजरी विशिएट कंसेंट. कंसेंट ख़त्म हो जाती है. यहाँ फोर्स आ जाती है, थ्रेट आ जाता है मारने का, तो कंसेंट ख़त्म. फिर वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट फोर्स और अ थ्रेट will depend on the circumstances of a particular case. The victim should believe that if she does not consent, the threat will be carried out. The offender or someone on his behalf is likely to kill or hurt her or her loved ones. तो ये भी उसमें आएगा कि ये कंसेंट नहीं है, ठीक है, उसके घर वालों को मार देगा किसी को. इसी तरह it must also be proved that either the offender knew or had reason to believe that the consent was given under fear. The phrase reason to believe requires that a reasonable person in the position of the offender would appreciate that the victim's consent was given in consequence of fear. उसको यकीन है कि वो ऐसा बंदा, उसके पास एविडेंस है जो बताया कि जनाब ये कंसेंट दी थी इसने लेकिन फियर में, तो वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं कहलाएगी. द फैक्टर ऑफ डिटरमिनिंग वेदर एनी थ्रेट वाज मेड इंक्लूड नहीं, बस एक तो पेज लास्ट पेज है इसका, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. फिर भी अगर आपको सही समझ नहीं आए, जो चीज़ें बताने वाली थी वो यही थी, ठीक है. टाइम ज़्यादा हो रहा है तो चलें इसको फिर कल पे छोड़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके साथ हम अगला भी कर लेंगे. ये सिर्फ इसको ये लास्ट वाला पढ़ लें. द फैक्टर ऑफ डिटरमिनिंग वेदर एनी थ्रेट वॉज मेड इंक्लूड. थ्रेट है या नहीं है, रीज़न फैक्टर्स क्या क्या डिटरमन करेंगे, ये उसने फैक्टर्स बताए. थ्रेट में बी मेड ओरली इन राइटिंग आर बाय साइंस. मैं पूछ लाऊंगा दैट इज साइन, बोलता नहीं है, ठीक है, तो ये भी कहा जाएगा कि ये थ्रेट का फैक्टर है. फिर वेदर द थ्रेट आर अकम्पेन्ड बाय वायलेंस, हो सकता है वायलेंस के ज़रिए कुछ ऐसा, वो भी थ्रेट हो सकता है. वेदर द थ्रेट आर मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ विक्टिम, उसकी मौजूदगी में भी थ्रेट हो सकता है. वेदर द थ्रेट आर मेड बाय ऑफेंडर और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ. वो जो कल आपने मुझे बता रहे थे कि वो वकील साहब के कहने पे थ्रेट किसी के थ्रू करवाया गया, तो वो भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया. फिर थ्रेट शुड बी रियल एंड सीरियस. थ्रेट जो होना चाहिए वो रियल और सीरियस होना चाहिए. There has to be causal link between the threat and the fact of submission by victim. और वो थ्रेट और जो वो कर रहे हैं उनके दरमियान में क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए. Whether the victim had
इफेक्टिव एंड इमीडिएट रिकोर्स टू रेजिस्ट द थ्रेट, कॉलिंग पुलिस, क्या उसके पास ऐसा कुछ था वो पुलिस को कॉल कर सके, तो ये भी एक फैक्टर है। उसने अगर था तो क्यों नहीं की कॉल। वेदर द ऑफेंडर वॉज नोन टू द विक्टिम, क्या वो उसको जानता था। फिर वेदर द ऑफेंडर वॉज आर्म, अगली बात, वेदर द ऑफेंडर हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस और वायलेंस वॉज नोन टू द विक्टिम, ये भी थ्रेट है कि यह बड़ा जो है ना ऐसे काम करता रहता है, तो अब मैंने अगर ना किया तो ये ऐसा काम ये फलां हो जाएगा, तो ये भी थ्रेट में आता है। वेदर द विक्टिम वॉज vulnerable because of her age or dependence on the offender in term of emotional or financial support or was traumatized by the incident as a whole, वो अगर किसी तरह भी वो उसको मान जाता है, उस सधाया जाता है, किस वजह से, पैसे की वजह से, किसी ऐसी जो फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, तो वो भी थ्रेट ही है कि अगर नहीं तो ये पैसे देना बंद कर देगा, थ्रेट है। Whether the activities was preceded or attended by the violence, तो ये यहाँ तक बाकी चीज़ें सेक्शन 90 वाली बातें करेगा वो इंशाल्लाह इसको कल ख़त्म करके ऑनवर्ड हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।